आप सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। 18 तारीख और 17 तारीख में जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है फरवरी ऑफ 2022, इस बात के लिए कक्षा 10th की एक क्वेश्चन बैंक हमारे हाथ में आई है। क्लास 10th की सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इसमें जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो सेक्शन सी, ये सेक्शन सी जो दिख रहा है इसमें उसने दिया है ग्रामर, और ग्रामर जो है इसमें करीब आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है पहला, और दूसरा डू एज डायरेक्टेड दिया है, ये 8 मार्क्स का दिए हैं। तो उसमें से मैंने डू एज डायरेक्टेड वाला जिसमें 25 क्वेश्चन दिए आपके सामने, ये स्क्रीन दिख रहा है आपके सामने, इसमें दिया है। तो मैं इसको आपको समझाते हुए बहुत अच्छे तरीके से लिखवाऊँगा भी और बताने भी जा रहा हूँ। आई होप कि आप एक कॉपी और एक पेन रखेंगे, क्योंकि अगर लिख के मैं बताता हूँ, जैसे पहले वीडियो में बताया कि क्वेश्चन भी है उसके आंसर भी हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं बोल बोल के लिखवाऊँगा तो इजी है, आपको एक मिनट के लिए ऐसा लग सकता है कि इट इज़ वेरी टफ, बट आपको समझ में भी आएगा और आप लिखते चलेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी और आप समझेंगे। समझाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो देखिएगा, इन केस अगर आपको दिक्कत जाएगी तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे बॉक्स में, तो मैं उसके आंसर भी लिख के दे दूँगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बट स्टार्ट करते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, ही डिड हिज वर्क वेल। इसका मतलब होता है उसने उसका कार्य अच्छे से किया। डिड, यहाँ पर सब्जेक्ट ही के बाद जो डिड आया है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म रहता डू, तो डू डिड डन, डिड आया है। डेफिनेट है कि ये वाक्य जो है, सेंटेंस जो है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हुआ। अब उसमें क्या बोलता है डू एज डायरेक्टेड में, उसका डायरेक्शन क्या है इसमें, वो बोलता है चेंज इनटू नेगेटिव। तो कैसे इसको नेगेटिव में बदलेंगे? नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है आपको मालूम है अच्छे से। सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड होती है, उसके बाद नॉट, फिर देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है। आपने सुना, मैं दो बार बोलूंगा, लेकिन आप लिखें क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, फिर से देखेंगे। सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड होती है इसलिए डिड नॉट, धन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो उसके बाद अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा सीधा सीधा, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। इस समय में डिड नॉट डू जब बोलते हैं तो नॉट के पहले जो डिड आया है वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, और उसका मेन जो रहेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वो डू बच जाएगा, तो नॉट के बाद में आएगा। तो उत्तर क्या हो गया, बार बार बोल रहा हूँ, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। पहला आपने सुन लिया बहुत अच्छे से। दूसरा है, आपके मन में आता होगा कि डायरेक्ट आंसर बोलें, एक्सप्लेनेशन ना करें, तो यही प्रॉब्लम जाता है कि भविष्य में हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा सुनते हुए, अगर फिर आंसर तो मैं बोल ही रहा हूँ जो आपकी इच्छा है, लेकिन सुनते हुए अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, समझ भी पाएंगे आप। लिख लिख के तो बहुत सारी कुंजी, बहुत सारी गाइड सब में दिया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी है, जब तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नंबर दूसरा क्वेश्चन, दी बॉय इज़ माई कजिन। बॉय मेरा कजिन है, ठीक है ना, चचेरा भाई कहते हैं ना। दूसरा लिखा है, दी बॉय हैज़ वन दी रेस। जो लड़का जो है, मतलब वो वन दी रेस, मैच जीता है। उसने बोला कंबाइन दी सेंटेंसेस इनटू ए रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज, तो मैं आपको बता दूं कि एक जो सेंटेंस है पहला वाला और दूसरा वाला, इन दोनों में क्या होता है कि एक सेंटेंस जो है वो ऐसा है कि उसको अपने आप में हम प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं। उसको अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होना पड़ता। जैसे दी बॉय इज माई कजिन, भाई मेरा लड़का मेरा भाई है, लेकिन उस भाई के बारे में बताता है, ये होता रिलेशन। वो ये बताता है कि दी बॉय, जिसको हमने कहे थे माई कजिन, वही बॉय। सेकंड सेंटेंस में कहते हैं बॉय हैज़ वन दी रेस, बॉय ने रेस जीता है। क्या हो गया मालूम, ये हो गया है उस लड़के के बारे में बता रहे हैं, और इसीलिए ये रिलेटिव क्लॉज हुआ। तो व्यक्ति से संबंधित बात बताने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, आपको मालूम है। तो आंसर हो जाएगा, पहले सेंटेंस का एक टुकड़ा लेते हैं अपन, एक पार्ट लेते हैं दी बॉय, और दूसरा से लिखते हैं अपन हैज़ वन दी रेस। तो दी बॉय हु जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा दी बॉय हु। उसके बाद दूसरा वाक्य लिखो, सेंटेंस, दी बॉय हु हैज़ वन दी मैच। उस लड़की के बारे में बता दिया हमने। दूसरे सेंटेंस से दी बॉय क्यों नहीं बोले, क्योंकि हम पहले सेंटेंस का दी बॉय ले लिए। तो आंसर होता दी बॉय हु हैज़ वन दी रेस इज माई कजिन।
ये हो गया आंसर। अब बात उठता है कि दी बॉय के बाद हम कामा लगाएं क्या और रेस के बाद कामा लगाएं क्या? नहीं, आप अगर लगाते हो तो नॉन डिफाइनिंग होता है और नहीं लगाते तो डिफाइनिंग हो जाता है। डिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि आप पहले वाले शब्द से दी बॉय से उस जिसने मैच जीता उसका रिलेशन प्रूफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो डिफाइन कर रहे हैं आप उसको, इसलिए कामा नहीं लगाए। लगा दिए तो ये बात है कि बीच की जो बात थी एक्स्ट्रा उसको आप बोलें या ना बोलें, मेन प्रिंसिपल क्लास पर कोई असर नहीं पड़ता। उसने हमसे ये नहीं बोला कि आप नॉन डिफाइनिंग में क्या करोगे, डिफाइनिंग में क्या लो। उसने ये बोला है कि आप रिलेटिव क्लास में बनाइए, मतलब हु का प्रयोग अपने को करना सीधा सीधा। तो आप यहाँ पर सब दृष्टि से समझ चुके हैं। बट एक चीज़ ध्यान में हमेशा रखना कि उसने जो मैं बोला है कि आप कामा लगा के उत्तर दें तो भी सही है, ना लगा के दें तो भी सही है, क्योंकि उसने हमको नॉन डिफाइनिंग और डिफाइनिंग क्लास को बताते हुए नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ बोला रिलेटिव क्लास। तो आंसर लास्ट टाइम हम बोलते हैं दी बॉय इज, तो दी बॉय हु हैज़ वन दी रेस इज माई कजिन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस की मीनिंग होती इफ नॉट, तो हम यहाँ पर बोलेंगे, उसने बोला हमसे दूसरा वाक्य में दिया यू विल फेल, आप फेल होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड मतलब तुम यदि मेहनत नहीं करते, यदि तुम मेहनत कठिन परिश्रम नहीं करते तुम फेल होगे। इसमें दिया है रीराइट सेंटेंसेस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। क्या हो गया? इफ का प्रयोग करना है, तो हमने अनलेस को हटाया, यहाँ लाया इफ। तो आंसर सुनिएगा, बहुत तरीके से सुनिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुनिएगा। ज़बरदस्त का मतलब सतर्क होकर सुनिएगा ताकि बन जाए पेपर में। तो अनलेस को हमने मिटाया, वहाँ लाए इफ, ठीक। अब उसमें नॉट बच गया तो हम नॉट को सहायक क्रिया में कहीं ना कहीं सेट करेंगे और टेंस को देखेंगे कौन सा, तो यू वर्क हार्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो वहाँ डू आएगा और यू डू नॉट होगा। तो आंसर क्या हो जाता है? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू विल फेल। क्या हो गया आंसर? इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। क्वेश्चन नंबर 4, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्जाम इजीली। कंबाइन दिस सेंटेंसेज यूजिंग सो दैट। सो दैट का मतलब होता है इतना डैश 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 की, सो का मतलब होता है इतना और उसका मतलब निकलता है की। सीधी भाषा में ये बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि अमन बहुत इंटेलिजेंट है और वह कोई भी परीक्षा, मतलब परीक्षा, कोई भी परीक्षा बोल रहा हूँ, को परीक्षा इजीली एग्जाम मत क्या कर सकता, पास, तो आसानी से परीक्षा पास कर सकता। दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सुनिए चौथे का, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम्स इजीली। बन जाएगा वंस मोर, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही, अब यहाँ पर ही का एच छोटा हो जाएगा और फुल स्टॉप हट गया है, दोनों वाक्य जुड़ चुके हैं, याद रखिएगा। दैट का तो टी छोटा है, तो दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली, ही क्या हो गया? छोटा हो गया। अमन का भर ए बड़ा रहेगा जो स्टार्टिंग होता है प्रॉपर नाउन। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, दे आर सेलिंग देयर हाउस, वे उनका मकान बेच रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में दिया, लेकिन बोलता है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करने को बोल रहा है। आपको कोई भी टेंस में चेंज करने को बोले, टेंशन लेने का नहीं, क्या करना है, जिस टेंस में चेंज करने को बोलता उस टेंस का स्ट्रक्चर याद करिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला है चेंज करने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या ये है, सुनिएगा क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज होती है, हैव या हैज में से एक आएगा, सब्जेक्ट हैव स्लैश हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसके अनुसार सेंटेंस जो दिया था उसका आंसर ये हो जाएगा, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, सी स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य बोलती है। निगेटिव में चेंज करना, उन्होंने बोला है चेंज दिस सेंटेंस इनटू निगेटिव। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य दिख रहा है आपको, वर्ब में एस दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। सी डज नॉट, याद रखिएगा सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आने वाली क्रियाएं कभी भी क्या होता है, क्रियाओं में एस या एस लगता है और उस एस या एस का फॉर्म ही क्या रहता है? डज रहता है। इसलिए निगेटिव या इंटीग्रेटिव बोलते समय डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ निगेटिव बोला तो हमने क्या बोला? आंसर लास्ट टाइम सुनिएगा, सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो कि 7वां ये रहा, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है।
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया, देखिए पास्ट टेंस का यहाँ पर टाइमिंग की बात आ गई, तो मॉर्निंग की जब बात करेंगे सुबह से, तो वो पास्ट टेंस का ही समय कहलाता है, सुबह जो कहती है। कन्फर्म इसलिए सेंस है, तो इसको लास्ट मॉर्निंग करने की जरूरत नहीं, पहले मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर आप करेंगे सीधे सीधे स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर सेंस फॉर अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अन्यथा सेंस फॉर, उसमें से फिर टाइमिंग, अगर निश्चित टाइम है, परफेक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, अंदाज से अगर आप समय को कह रहे हैं तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सेंस का प्रयोग करना है, किया गया है, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ किया है, कन्फर्म टाइम। देखते हैं आंसर क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। दे हैव क्या होगा, तो हो जाएगा दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज टू इल टू गो स्कूल सो दैट, आंसर हो जाएगा ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो स्कूल या गो टू स्कूल। वह इतना, ही इज इल मतलब इतना बीमार है, ही इज टू को अलग करके सो लगाएंगे, एल हो जाएगा, एल माने बीमार है, वो इतना बीमार है कि स्कूल नहीं जा सकता। मतलब कौन, वही जो बीमार है, तो फिर बोलेंगे क्या, दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल या गो स्कूल, ठीक है ना। उसने गो स्कूल दिया तो हम भी गो स्कूल कर देंगे, नहीं तो गो टू स्कूल बोलने में कोई बुराई नहीं थी। नंबर नेक्स्ट, ग्रामेटिकली दृष्टि से देखा जाए तो प्रीपोजिशन का भी प्रयोग वहाँ पर हो रहा है, इसलिए मैंने बोला टू लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो गो टू स्कूल। नंबर नेक्स्ट, 9 नंबर का प्रश्न ये रहा, द टॉल मैन इज ए डॉक्टर, जो ऊंचा जो आदमी है वो डॉक्टर है, और उसी ऊंचे आदमी के बारे में दूसरे सेंटेंस में कहता है द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, वो ऊंचा आदमी जो है, जो इस पहले सेंटेंस में जो बता दो डॉक्टर था, इस टॉकिंग बात कर रहा है, बात कर रहा है टू माई फादर, मेरे फादर से, हु का प्रयोग करना है। तो उस डॉक्टर का संबंध जो है उस ऊंचे आदमी से है जो मेरे फादर से बात कर रहा है, तो हम बताएंगे द टॉल मैन, क्या बोलेंगे, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर, ये होता है। तो एक्स्ट्रा बात को हम बीच में ले आते हैं। इसका आंसर कभी कभी ऐसा भी कुछ लोग लिख देते हैं, कुछ टीचर्स ने लिखा दिया, लेकिन एक्चुअली में सही नहीं निकलता। क्या, जैसे उन्होंने वो लिखाया द टॉल मैन हु इज़ ए डॉक्टर इज टॉकिंग टू माई फादर, हाँ मज़ा नहीं आता। एक्स्ट्रा जो जानकारी आती है, जो वो एक्स्ट्रा जानकारी को अगर हम अलग भी कर दें तो मेन सेंटेंस में, मतलब प्रिंसिपल क्लास में असर ना पड़े, उसको बीच में लिखना चाहिए। तो कैसे, और उसको रिलेट करवाना चाहिए नाउन से। तो हमने बोले लास्ट आंसर सुनिएगा, लास्ट टाइम आंसर सुनिएगा, द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर, ये हो गया आपका आंसर। देन अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 10वां, आई एम इल और आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। ऐसे कभी भी नहीं होता मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ इसलिए मैं बीमार हूँ, ऐसा नहीं। तो आंसर हो जाएगा, सो का मतलब होता है इसलिए, देयरफॉर भी होता है, तो होता आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हो जाएगा। नंबर 11वां, 11 नंबर का देखते हैं कैसा बनता है। ही टीचर्स इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि ही के साथ में आने वाली क्रिया टीच है, उसमें एस लगा हुआ है, तो ई एस, तो टीचर्स हो जाएगा। टीच का 3 फॉर्म होते हैं, टीच, टॉट, टॉट। इसमें बोला पेसिव वाइज, तो पेसिव वाइज में सबसे पहले नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाइए, तो हिंदी चल जाएगा। अगला नियम क्या है, अगले टेंस की सहायक क्रिया को लाने नहीं लाने का निर्णय लेते हैं। यदि वाक्य 1 3 5 7 9 11 के होते हैं, 1 3 5 7 मतलब इनके नंबर है, 1 मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 3 मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये समझ गए होंगे आप। तो इसलिए मैंने कहा यदि दूसरा नियम, यदि वाक्य 1 3 5 7 9 11 के होते हैं तो अगले टेंस की सहायक क्रिया को लाते हैं, सब्जेक्ट को देखते हुए लाते हैं। और यदि वाक्य 2 4 8 2 4 8 6 10 12 के होते हैं, तो इसमें क्या होता है 4 8 10 12 के, तो हमारे पास जो है वो एक्टिव वाइज से पेसिव वाइज बनते नहीं हैं। लेकिन अगर 2 और 6 के हैं तो इसी टेंस के सब्जेक्ट को देखते हुए हम बीइंग लगाते हैं, सहायक क्रिया को लगाते हुए बीइंग लगाते हैं, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म को प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हिंदी अगले टेंस सहायक क्रिया अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो इसे जाएगी, और फिर टीच का थर्ड फॉर्म टॉट हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा। तो आंसर हो जाता है वाइस के नियम से हिंदी इज टॉट बाई हिम। नेक्स्ट 12वां, चिल्ड्रन और मेकिंग टॉयज, इसका पेसिव वाइज बनाना है, क्या हो जाएगा
टॉयज, टॉयज प्लूरल फॉर्म इसलिए, टॉयज आर बीइंग मेड, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। मैंने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो दूसरे नंबर पे या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो तो सब्जेक्ट्स को देखते हुए साइकिलिया तो लाएंगे यही इज़ेमार में से जो भी है, और उधर पास्ट टेंस का होगा तो वाज वर्ब में से, उसके बाद में बीइंग लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या बता दिया, मैंने ये बता दिया कि अभी आपको कि टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, 12वां क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट 13वां है, 13वां में उसने बोला है रीराइट दी वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब ऐसी व्यवस्था से, ऐसी व्यवस्थित रूप से इसको जमाइए, ऐसा जमाइए, व्यवस्थित करिए कि सेंटेंस पूरा निकल जाए। तो सबसे पहले होता है कभी भी सब्जेक्ट, इसका भी एक नियम है, सब्जेक्ट दिख रहा है इसमें क्या चीज़, चिल्ड्रन। इसके बाद क्या होगा, उसकी वर्ब जुड़ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या है, वर, तो चिल्ड्रन वर, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, चिल्ड्रन वर्ब वर। अब वर्ब बोलते समझ में आता पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, तो क्या हो जाएगा, वर प्लेइंग, तो हो जाएगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, और एक्स्ट्रा अदर वर्ड क्या हो जाएंगे, इन दी पार्क, दैट इज आंसर। वंस मोर बोलना चाहता हूँ, आप लोग सुनिएगा, क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन दी पार्क। क्लियर है। नेक्स्ट आगे, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, दिल्ली से बड़ा है भोपाल, दिल्ली बड़ा है किससे, देन भोपाल से, दैट मीन्स पॉजिटिव डिग्री बनाना है। तो हमको ये बता देना कि भोपाल उतना बड़ा नहीं जितना कि दिल्ली, हिंदी में समझना चाहिए पहले इसको। अगर आप हिंदी मीडियम से तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंग्लिश वाले हैं तो भी सेंस तो क्लियर होना ही चाहिए, मदर टंग लैंग्वेज अपनी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर आप बोलते नहीं हमको इंग्लिश में समझ में जाता तो अच्छी बात है। तो भोपाल को अपन छोटा बता रहे हैं, दिल्ली को बड़ा बता रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सुनिएगा, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली, भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना दिल्ली। एस डैश 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 एस का प्रयोग हमने करके दिखा दिया, ठीक है। कुछ लोग सो डैश 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 एस से भी जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एज एस से करिएगा, ठीक है। दोनों के बीच में क्या जाएगा, लार्ज और डिग्री एडजेक्टिव होता है, जो हम डिग्री कहते हैं, लार्ज जाएगा, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। क्या हो जाएगा आंसर, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली। ले देखिए दिल्ली बड़ी हो गई, लार्जर है, और ये कौन है, छोटा हो गया भोपाल। आंसर क्लियर है। नंबर नेक्स्ट, सी शट दी डोर, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मत समझना, क्योंकि शर्ट्स होता है, अगर मान लिया है शर्ट्स एस लगता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता। इस टाइप का एक वाक्य परीक्षा में कन्फर्म है कि आता है, यहाँ भी आता है, 12th में भी आता है, कॉलेजेस में भी मैंने देखा है, और खासकर उस फॉर्म के, किस फॉर्म के, जो फॉर्म हमारे पास दिए, कौन से, जैसे पुट पुट पुट, शर्ट शर्ट शर्ट, तो जो 3 फॉर्म एक से रहते हैं वर्ब्स के, उसका जरूर आता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो देखना चाहता है, चेक करना चाहता है कि स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज है कि नहीं, कि शर्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और शर्ट्स हो जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यहाँ सी दिया है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लीजिएगा, नेगेटिव जो है, आप लिखते चलिए, कापी पेन रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि मैं लिख देता तो आप बना बना देख लेते, लेकिन सुन सुन को लिखेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। तो आंसर हो जाएगा सी, डिड नॉट शट दी डोर। शट से क्या निकला साइक्रिया, डिड, नॉट और फिर शट, और जब बाद में शट आया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो चुका है, भले देखने में वो तीनों एक से दिखते हैं, बार बार बता रहा हूँ। आंसर क्या हो गया, सी डिड नॉट शट दी डोर। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन पेपर भी सामने हुआ और पेन कॉपी भी सामने है, लिख रहे हैं। 15 नंबर कंप्लीट, 16 नंबर, ही हैज़ टेकन टी, इंटरगेटिव क्या हो जाएगा, हैज़ को सामने ले आइए, हैज़ ही टेकन टी, इंटरगेटिव साइन लगाना मत भूलिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज़ ही टेकन टी, इंटरगेटिव सेंटेंस यहाँ लग जाएगा। नंबर नेक्स्ट, आगे चलते हैं। सी लिव्ड इन शिवपुरी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इंटरगेटिव बनाना है, लिव्ड का डिड निकाल लीजिएगा, डिड सामने पटक दीजिएगा, सॉरी रख दीजिएगा इन फर्स्ट प्लेस में। तो आंसर हो जाएगा डिड सी का फिर एस छोटा हो जाना है, छोटा कर देना है एस लेटर को, तो जाएगा डिड का डी बड़ा बनाना, डिड सी लिव इन शिवपुरी, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, दैट इज इंटरगेटिव। कंप्लीट। 18वां, अनीता रीड दी रामायण, रेड, तो रीड ना बोल के रेड बोलेंगे,
क्योंकि अगर रीड पढ़ रहे हैं तो रीड्स होता, और रीड्स होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, लेकिन यार रेड दिया, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। एवरीडे, प्रतिदिन रामायण पढ़ी, तो निगेटिव क्या हो जाएगा? अनीता डिड नॉट रीड दी रामायण एवरी डे। डिड नॉट लगाना, ये मत सोच देना कि प्रतिदिन पढ़ती है, अगर ऐसा होता तो वहाँ रीड्स होता, उस समय अगर रीड्स होता तो फिर डज नॉट लगाते, लेकिन रेड दिया, बार बार बता रहा हूँ, आंसर क्या हो जाएगा? अनीता डिड नॉट रीड दी रामायण एवरी डे। 19वां, टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय अत्यधिक है गर्म पीने के लिए, चाय अत्यधिक गर्म है काय के लिए, पीने के लिए। दैट मीन्स कोई इसको पी नहीं सकता, ऐसा बोलना चाह रहा है वो, और बोलता है रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग, क्या बोलता है? नहीं, रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग सो दैट मीन्स टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसको पिया नहीं जा सकता। आंसर क्या हो जाएगा? टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसको पिया नहीं जा सकता। लेकिन इसका एक आंसर और भी होता है, अच्छे से सुनना। अभी हमने इट कैन नॉट बी ड्रंक बोला, तो हमने इट को ऑब्जेक्ट बना के बोला कि कोई इसको पी नहीं सकता, लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर मान लिया हम इट की जगह में अगर मान लिया लाएं नो वन, तो क्या हो जाएगा? टी इज सो हॉट दैट नो वन कैन ड्रिंक इट, कि कोई इसे पी नहीं सकता, ऐसा भी इसका आंसर हो सकता है। एक में हमने पहले बोल के बताया पेसिव वाइज में, दूसरे वाले में हमने बोल के बताया, क्या बोल के बताया? एक्टिव वाइज में। कौन सा वाला? नो वन कैन ड्रिंक इट, कोई इसको पी नहीं सकता। पहले वाले में क्या बोल के बताया था आंसर में? कि इट कैन नॉट बी ड्रंक, इसको पिया नहीं जा सकता। किसको? चाय को। तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट टाइम एक बार बोल देते हैं दोनों स्टाइल से। टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। दूसरा आंसर इसी का एक और हो सकता है, टी इज सो हॉट दैट नो वन कैन ड्रिंक इट। 20 नंबर का आपके सामने सेंटेंस आया, वो ये आया, क्या आया? अनलेस इट रेन्स, यदि पानी नहीं गिरता है, वी शैल गो टू स्कूल, हम स्कूल जाएंगे। तो वही है, इसके पहले भी आ चुका है एक सेंटेंस इसी टाइप का, अनलेस का, जो तीसरे नंबर में आपने देखे थे, तो मदद बन जाएगी। चलिए देखते हैं आंसर क्या होता है। उन्होंने बोला है रीराइट दी सेंटेंसेस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस, क्या हो जाएगा? देखिएगा, इफ इट डज नॉट रेन, इफ आ गया अनलेस के स्थान पे, नॉट बचा और साइक्रिया के साथ लग जाएगा, तो साइक्रिया कहाँ आएगी? इट के बाद आएगी, और वो क्या देखते हुए आएगी? रेन से, तो उसका डज निकलेगा, तो डज नॉट जाएगा। तो टोटल आंसर क्या जाएगा, समझ रहे हैं आप? इफ इट डज नॉट रेन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब RAIN, रेन हो गया। देन जैसे कहता था वी शैल गो टू स्कूल, अगर पानी नहीं गिरता है हम स्कूल जाएंगे, दैट मीन्स पानी नहीं गिरेगा तो हम स्कूल जाएंगे। नेक्स्ट 22, ही इज रिच, ही इज रिच, क्या हुआ इसका मतलब? वह अमीर है। ही इज नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है, क्योंकि अमीर लोग अधिकांश प्रसन्न रहते हैं, लेकिन ये नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं? अमीर है तो भी प्रसन्न नहीं है। तो ही इज रिच यट ही इज नॉट हैप्पी, वह अमीर है तो भी इज नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न, तो भी वह प्रसन्न नहीं है, फिर भी वह प्रसन्न नहीं भी कहते हैं, तो भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 23वां, दे प्लेड विल लिखा है, गलत लिखा है इसमें, क्वेश्चन में वेल होना चाहिए, WELL, वेल मतलब ये हो जाएगा अच्छा, वे अच्छा खेले। दे कुड नॉट विन दी मैच, तो हम क्या बोलते हैं? यद्यपि वो अच्छा खेले, तो दो का प्रयोग कहाँ करेंगे? अगर यहाँ करते बीच में बंद हो जाएगा, वे अच्छा खेले तो भी मैच नहीं जीते, यद्यपि वो मैच नहीं जीते, वे अच्छा खेले यद्यपि वह मैच नहीं जीता, नहीं, गलत है। इसको दो को रखो सबसे पहले, दे के पहले, दे, तो क्या हो जाएगा? दे प्लेड वेल, WELL, वेल, कामा दे कुड नॉट विन दी मैच, मतलब हो जाएगा यद्यपि वो अच्छा खेले मैच नहीं जीत सके। ऐसा नहीं बोलते कभी भी कि वे अच्छा खेले यद्यपि मैच नहीं जीत पाए, नहीं, यद्यपि वो अच्छा खेले, ये है एक्शन, उसका रिजल्ट है कामा के बाद ये मैच नहीं जीता, तो यद्यपि क्या लगाएंगे? दे के पहले। नंबर नेक्स्ट आगे यहाँ पर आया है, क्या आया? हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, हिंदी उतनी
डिफ़िकल्ट नहीं है जितनी इंग्लिश। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव डिग्री, तो हम बोल देंगे इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट, मच मोर मोस्ट, तो मोर तो डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन हिंदी। कॉम्पिटिटिव डिग्री कभी भी आता है तो देन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। और जो सेंटेंस अभी दिया है उसने सो डैश 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 एस के यूज से सो डिफिकल्ट एस, तो इसमें जो उसने दिया है इसमें पॉजिटिव डिग्री दिया है और हमसे कॉम्पिटिटिव पूछ रहा, तो कॉम्पिटिटिव का सेंटेंस जो था लास्ट वाला, मतलब पॉजिटिव का इंग्लिश उसको शुरू में रख दिया, तो आंसर क्या हो गया, इंग्लिश इज नॉट, तो क्या हो जाएगा, हाँ तो आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट देन हिंदी, ये आंसर हो जाएगा। और फिर लास्ट में लिखा ही टॉट इंग्लिश, उसने इंग्लिश पढ़ाया, तो चेंज दी सेंटेंसेस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही टीचर्स इंग्लिश, ही टीचर्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ाता है, TEACH टीच, और ES लगा देंगे टीचर्स इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने का मतलब ही नहीं है। इस टाइप के वाक्य पहले भी ऊपर आ चुके हैं और आपको आई थिंक ये पूरे के पूरे वाक्य बन जाएंगे। जैसे 11 नंबर पे आया था, देखिए 11 का वाक्य जो आया था, ही टीचर्स हिंदी लिखा है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ही टीचर्स इंग्लिश, ये बन गया। इस तरह से आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने इसमें लिख के मतलब आंसर करके नहीं दिखाया, लेकिन समझा के दो बार बुलवा के करा, क्योंकि आपको बोल दिया था शुरू में कापी पेन आप रख लीजिएगा, क्योंकि एक नए अंदाज में भी स्टूडेंट्स को सीखना चाहिए कि जब हमको सर अगर बता रहा है, इन केस अगर आपको फ़ोन पे कोई रिलेटिव्स आपको समझाता है या टीचर समझाते हैं तो भी आप इसको समझ सकते हैं। वैसे तो क्या बोलना चाहिए, जो जूम ऐप वगैरह जो होता है और गूगल मीट वगैरह जो होता है उसमें आपने बहुत समझा है, उसमें टिक लगा के समझा, लेकिन इस स्टाइल से भी समझिए। इससे आपकी क्या होगी, इससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी समझने की, सुनने की। कॉपी पेन सामने रखिएगा, क्वेश्चन पेपर सामने रखिएगा। हाँ, ये तो आपको बात समझ में आ गई है। अब हम आपसे ऐसे कहना चाहते हैं, पेपर बहुत करीब आ चुके हैं, बहुत मतलब एग्जामिनेशन बहुत पास आ गए, 17-18 तारीख से पेपर है। आपको ये चैनल अगर हमारा अच्छा लगा है, दी साइंस विजन ब्लॉग भी है और साइंस विजन चैनल भी है, तो इसको हम लिखित फॉर्म पे भी डालते हैं। तो ब्लॉग है हमारा दी साइंस विजन, और जो चैनल जो आप देख रहे हैं ये है साइंस विजन। साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके ही फायदे के लिए, आपके ही प्रॉफिट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। नंबर नेक्स्ट, इसमें बेल आइकॉन का जो बटन होता है उसको प्रेस करिएगा, जितने भी नए वीडियोस आते हैं वो आप तक के पहुँचते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाती है। दैट इज़ कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। हाँ, लाइक और शेयर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो किया कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमको हिम्मत मिलती है, साहस मिलता है, बल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और आप लोगों का प्यार जो इस तरीके से हमको मिलता है तो उसमें हम आपके लिए मेहनत करने की भी कोशिश करते रहते हैं और करेंगे और करते आ रहे हैं। तो बिल्कुल करिएगा, क्योंकि हिम्मत हमारी भी बढ़ती है और आपका फ़र्ज़ है कि आप उसको बनाए रखें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले पेपर में आप सफल हों और बेहतरीन सब्जेक्ट लें, बेहतरीन रैंक बनाएं, बेहतरीन परसेंटेज बनाएं, इतना स्कोर करें कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉप और MP टॉप करें, और आने वाले साल में अच्छे सब्जेक्ट लेते हुए आप मेडिकल में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह और जो भी सब्जेक्ट लें बहुत अच्छा करें और बहुत आगे बढ़ें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ब्राइट फ्यूचर रहेगा। और हम तो ये कहना चाहते हैं, लीव दी पास्ट, थिंक अबाउट द प्रेजेंट ओनली एंड मेक ब्राइट योर फ्यूचर ऑलवेज। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो, वर्तमान में उसका प्लानिंग बनाते रहो, और भूतकाल में जो चीज़ें हुई नुकसानदायक या जो हमारा था कि यार 2 साल कैसे चला गया, अब हम क्या करेंगे, ये नहीं, हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। आप सदैव आगे बढ़ते जाइएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।